चलो आ गए सब। आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर जो है एक चर वाले द्विघात समीकरण वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एक चर वाले द्विघात समीकरण। इस पाठ में हम लोगों को क्या क्या सीखना है पहले हम लोग देख लेते हैं। क्या सीखना है इस पाठ में? द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण के मानक रूप क्या होते हैं, द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करेंगे। जब अलग अलग रूपों में दिया होगा, एक समीकरण जब दिया होगा तो उसे हम लोगों को पहचानना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। उसके बाद द्विघात समीकरण का हल कैसे करेंगे, और हल करने की यहाँ पे हम लोग दो विधि के बारे में जानेंगे। पहला विधि है गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा है श्रीधर आचार्य के सूत्र द्वारा। किस तरह से हम लोग एक द्विघात समीकरण को हल करेंगे ये सीखेंगे। उसके बाद आते हैं समीकरण के मूल और मूल की प्रकृति। एक समीकरण है उसके मूल किसे कहते हैं और मूल की प्रकृति को कैसे हम लोग बता पाएंगे ये देखेंगे। उसके बाद मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का ये सेट हो गया टारगेट कि इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक चर वाले द्विघात समीकरण। और इस पाठ में हम लोग इन 6 बिंदुओं के ऊपर में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला बिंदु क्या, द्विघात समीकरण क्या है। चलो ये द्विघात समीकरण जानने से पहले हम एक बहुपद लिखते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, ये क्या है, ये एक बहुपद है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है बहुपद। क्या है, बहुपद। ठीक है, अच्छा इस बहुपद में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ही चर राशि है जो है x। ठीक है, x ही है केवल, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाले बहुपद। क्या बोलेंगे, एक चर वाले बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि इसमें एक ही चर है, x ही है, x के अलावा तो और कोई चर राशि है नहीं। तो ये क्या हो गया, एक चर वाले बहुपद। ठीक, अब ये जो चर राशि इसके अंदर दिया गया है, लिखा हुआ है इस बहुपद में, इसका जो अधिकतम घात है मतलब पावर क्या दिख रहा है, 2। ये देखो यहाँ पे x का पावर कितना है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, और यहाँ पे x का पावर कितना लिखा है, 2। यानी ये x क्या है, चर है, और इसका अधिकतम घात यानी पावर कितना है, 2 है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ये है कैसा बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। ठीक है, और जब कभी भी हम लोग किसी द्विघात बहुपद के बराबर 0 लिख देते हैं तो अब ये बन जाता है क्या, द्विघात समीकरण। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्योंकि इस समीकरण में एक ही चर राशि x है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एक चर वाले, और इसमें अधिकतम घात है 2, इसीलिए इसको द्विघात। और ये बहुपद बराबर 0 होने से क्या बोलते हैं उसको, समीकरण। इसलिए ये हो गया एक चर वाले द्विघात समीकरण। समझ में आया कि एक चर वाले द्विघात समीकरण क्या होते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसके मानक रूप के ऊपर चर्चा करते हैं। मानक रूप क्या होता है, किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप इस प्रकार लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये क्या है, किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप है।
इसके साथ हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और इसके साथ देखना लिखा होगा ए शून्य के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए शून्य के बराबर नहीं है, ठीक है, ऐसा लिखा होता है। तो अब हम लोग इस मानक रूप के साथ यहाँ जो एक समीकरण हम लोगों ने लिखा था, इस समीकरण को 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको इस मानक रूप के साथ हम लोग तुलना करते हैं। क्या तुलना करते हैं देखते हैं। यहाँ देखो x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ a है और यहाँ 2 है, तो एक स्थान पे इस समीकरण में क्या लिखा हुआ है 2, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे a का मान कितना है 2, ठीक है। और यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ भी x लिखा हुआ है, और इसके साथ जो है मानक रूप में b लिखा हुआ है, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है +3, तो b का मान कितना हो गया 3, और यहाँ c लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो c का मान कितना हो गया c बराबर 5। देखो ये a b c का मान कितना है 2 3 और 5, इसलिए ये क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। समझ में आया, ये क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस मानक रूप से ये पता चल रहा है कि कोई भी द्विघात समीकरण इसी रूप में ax² प्लस bx प्लस c के रूप इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखा होगा। और यहाँ पे इस मानक रूप में जहाँ a b और c लिखा हुआ है, यहाँ पे इस a b c के स्थान पे कोई ना कोई वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। अब समझते हैं कि ये क्यों लिखा होता है, ये क्यों लिखा होता है। a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये a के स्थान पे यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, हम इसको हटा के a के स्थान पे क्या लिख देते हैं शून्य लिख देते हैं, ठीक है। और हम इसको सरल करते हैं, क्या हो जाएगा 0 गुने x² कितना होगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 बराबर 0, कितना हो गया ये 3x प्लस 5 बराबर 0। देखो समीकरण का जो मानक रूप था उसमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। अब जैसे ही हमने एक a के स्थान पे 0 को रखा, तो ये जो ax² वाला जो टर्म है वो क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर ये x² वाला ये जो टर्म है ये अगर खत्म हो गया, तो क्या ये द्विघात समीकरण रहा, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि ये क्या है एक बहुपद है ना। और इस बहुपद में जो चर है उसका अधिकतम घात 2 है, इसीलिए ये द्विघात बहुपद कहला रहा है। और जिस कारण से ये द्विघात कहलाता है, अगर वही ना रहे तो ये क्या द्विघात कहलाएगा, द्विघात नहीं कहलाएगा। इसलिए अब ये जो है द्विघात बहुपद, ये जो है ये द्विघात बहुपद है ही नहीं। और अगर ये 3x प्लस 5 जो है द्विघात बहुपद नहीं रहा, तो इसके बराबर अगर हम लोग शून्य लिखेंगे तो ये समीकरण तो रहेगा, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि जिस कारण से इसका नाम द्विघात समीकरण है वो पद x² वाला इसमें से गायब है, और जिसके कारण इसका नाम द्विघात पड़ा वही नहीं है, तो फिर ये द्विघात समीकरण रहा ही नहीं। तो ये कैसा समीकरण हो गया, इसको बोलते हैं रेखीय समीकरण, ठीक है। तो इसीलिए लिखा होता है कि अगर ये मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहाँ इसलिए लिख दिया जाता है कि a का मान शून्य नहीं हो। क्यों, अगर a का मान शून्य होगा तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए इसको लिखा जाता है कि a का मान शून्य ना हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
हम लोग और एक बहुपद लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को इसके साथ तुलना करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए लिखा है और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ एक मौजूद है। तो इसके हिसाब से ए का मान कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, और यहाँ पे b के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, -4। तो b का मान कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, b का मान कितना हो जाएगा, -4। और यहाँ पे c लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ c वाला जो टर्म है, मतलब जिसमें बिना x वाला टर्म इसमें है ही नहीं, इसका मतलब c का मान यहाँ कितना है, 0। c का मान 0 है। ठीक है, और एक समीकरण लेते हैं और उसकी तुलना करते हैं हम लोग। अब इसको देखते हैं, इस समीकरण को जब हम इसके साथ तुलना करते हैं तो यहाँ क्या देख रहे हैं, a के स्थान पे क्या है, 3 है, b के स्थान पे क्या है, 9 है, और c वाला टर्म नहीं है, मतलब c जो है 0 है। ठीक है, और एक समीकरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके साथ जब हम तुलना करेंगे तो a का मान कितना है, 1, b का मान कितना है, b मतलब x वाला जो टर्म है वो इसमें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब b का मान 0 है। जैसे यहाँ पे c वाला टर्म नहीं दिख रहा था, उसी तरह यहाँ पे b वाला टर्म नहीं दिख रहा है। तो जिस तरह यहाँ पे c वाला टर्म नहीं दिख रहा था तो c का मान हम लोगों ने क्या लिखा था, 0। यहाँ भी c वाला टर्म नहीं दिख रहा था तो हम लोगों ने c का मान क्या लिखा था, 0। इसी तरह यहाँ पर x वाले टर्म में x वाला जो टर्म है वो यहाँ नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर b का मान हो गया 0 और c का मान हो गया 8। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, और जिसमें a, b और c वास्तविक संख्याएं होगी और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ, a का मान तो 0 नहीं होना चाहिए, वो हम लोगों ने देखा, क्यों, क्योंकि a का मान अगर 0 हो जाएगा तो ये द्विघात वाला जो पद है वो नहीं रहेगा, और द्विघात वाला पद अगर नहीं रहेगा तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। लेकिन क्या b और c का मान 0 हो सकता है? हम लोगों ने अभी क्या देखा, b और c का मान क्या 0 हो सकता है? देखो, इस समीकरण के आधार पे हमने क्या देखा, c का मान 0 हो रहा है, हो सकता है। इस समीकरण के आधार पे क्या देखा, c का मान 0 हो सकता है। और इस समीकरण के आधार पे हम लोगों ने क्या देखा कि b का मान 0 हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a का मान 0 ना हो लेकिन b बराबर 0 और c बराबर 0 हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जानकारी हम लोगों को इस मानक रूप से मिलता है क्या, कि किसी भी द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये होता है, और इसमें a, b और c जो लिखा है इस मानक रूप में वो एक वास्तविक संख्याएं होंगी। a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन b और c का मान 0 हो सकता है, होगा ही ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है, जो हम लोगों ने इन 3 समीकरणों के आधार पर देखा। चलो अब हम लोग इसके अगले भाग द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करते हैं वो हम देखते हैं।